हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस के बारे में है। पिछली वीडियो में हम टेंस के बारे में थोड़ा सा तारुफ उसका जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम तमाम टेंसेस की जो पहली कंडीशन है यानी कि जो इंडेफिनिट टेंस है वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेंस क्या होता है और इसकी टेंस की जो टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं। इसके अलावा टेंस की जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जिनमें पहली इंडेफिनिट थी। ठीक है, तो आज हम पहली कंडीशन यानी कि इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल। तो आज हम यही टेंस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत डिटेल से इसमें टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट आपको पता है मौजूदा ज़माना होता है, जिसमें कि मौजूदा ज़माने में जो है काम वगैरह के जो रूटीन के काम हैं या फिर मौजूदा ज़माने में काम का जिक्र होता है, जो कि अभी अभी हाल ही में हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं इसकी पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता हूँ के लिहाज से इस फ़िक्रे के आखिर में भी वही पहचान है। तो इससे ज़ाहिर हो चुका है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ती हैं, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। ठीक है, अब इसकी फार्मेशन कहते हैं बनावट को। ठीक है, कि जुमला हमने बनाना कैसे है, उसकी हमने इंग्लिश कैसे करनी है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सादा जुमले होते हैं। सेकंड नेगेटिव है जो मनफी यानी कि नहीं वाले जुमले होते हैं। और इंट्रोगेटिव है थर्ड पे यानी कि सवालिया जुमले। तो फार्मेशन बनावट में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ एस ई एस या ई एस जो है उसका इजाफा करते हैं। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को और वर्ब होता है काम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम वाक़या होता है। अब देखिए, इसमें आए सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और टू स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। इस लिहाज से ये हमारा जुमला पूरा हो गया, आई गो टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर आप नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। जब जुमला हमारा सादा था तो आई गो टू स्कूल, अब नेगेटिव है तो आई डोंट यानी कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। जो सिंगुलर नाउन है ही, शी, इट, इन तीनों के साथ डज आएगा जब ये सब्जेक्ट होंगे। लेकिन जब अगर आए, वी, यू और दे ये प्लूरल हो आएंगे सब्जेक्ट, तो तब डू आएगा। तो यहाँ पे हमारा आए प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ पे हमने डू लगाया है। इंट्रोगेटिव, अब सवालिया जुमले में क्या होगा? डू और डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब अब आ चुके हैं, ये पहले आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डू आई गो टू स्कूल। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्मेशन जो है इसको अच्छे से समझ लिया है कि इसको हमने जुमला जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला हमें इंग्लिश करने के लिए दिया जाएगा तो हमने उसकी इंग्लिश कैसे करनी है। अगर सादा जुमला होगा तो हाँ उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जस्ट उसमें 3 चीज़ें आएंगी, एक सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब नेगेटिव आएगा उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब ये आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ डू आएगा। और अगर हम इसको सवालिया बनाएंगे तब जो डू डज हेल्पिंग वर्ब हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने पीछे देखा है एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो सिंगुलर नाउन होते हैं ही, शी, इट, उनके साथ उनकी जो वर्ब आगे आती है
उनके साथ एस ई एस और आई एस लगाते हैं। अब देखिए ही गोज़, ही सिंगुलर है, गो इसका वर्ब है, गो के साथ हमने ई एस लगा के इसको गोज़ बनाया है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे ई एस का इजाफा कर दिया। प्लूरल नाउन है, आई वी यू और दे, इनके साथ डू नॉट ऐड, इनके साथ एस ई एस आई एस वगैरह नहीं लगाते। प्लूरल नाउन के आगे वी प्लूरल नाउन है, गो इसका जो है इसकी वर्ब है आगे, तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ कुछ भी एडिशन नहीं की। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने एस नहीं लगाया, यहाँ पे हमने लगाया था क्योंकि पीछे जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि वर्ब के साथ हमने एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई एस लगाना है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर वर्ब जो है एंड हो रहा हो ओ एस, एस एच, सी एच, एक्स या सी एच, इन लेटर्स पे, ठीक है, अगर वर्ब इन लेटर्स पे एंड हो रहा हो तो हमने ई एस लगाना होता है। देखें वॉश, ये एक वर्ब है, एस और एच इन दोनों पे एंड हो रहा है तो हम इसके आगे ई एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर जो वर्ब है वो वाई पे एंड हो रहा हो, एंड है वावल बिफोर वाई, और वाई से पहले वावल लेटर हो तो हम उस वाई के आगे एस लगाते हैं। बॉय है, आखिरी लेटर इसका वाई है, और वाई से पहले देखिए ओ जो है ये वावल लेटर है, तो हम इस आखिरी वाले वाई से पहले एस लगा के इसकी प्लूरल बना देंगे, ठीक है। और अगर वर्ब जो है वो वाई पे एंड हो रहा हो बट है कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, मगर उससे पहले वाई से पहले वावल की बजाय कॉन्सोनेंट हो तो हमने वाई काट के आई ई एस लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वो डेयरी, इसमें वाई से पहले आर है और आर कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है, तो हम वाई की जगह आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको एस सी एस और आई एस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ हमने लगाना तो होता है, लेकिन ई एस कब लगाना है, एस कब लगाना है और आई एस कब लगाना है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर इन 5 लेटर्स पे वर्ब एंड हो रहा हो तो हमने ई एस लगाना है, और अगर वाई पे एंड हो रहा हो लेकिन वाई से पहले वॉवल हो तो हमने वाई के बाद एस लगा देना होता है। लेकिन अगर वाई पे एंड तो हो रहा हो मगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमने उस वाई को काट कर आई ई एस लगाना है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट जो है ये मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट की तरफ। प्रेजेंट हमने पीछे पढ़ा है जो मौजूदा ज़माना है, अब यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनेट पढ़ना है जो कि गुज़रा हुआ ज़माना है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में या, ठीक है, बड़ी ये छोटी ये अलिफ वगैरह आता है क्योंकि काम गुज़रे हुए ज़माने में होता है। जैसे पीछे प्रेजेंट में था मैं स्कूल जाता हूँ, यानी मौजूदा ज़माने में जाता हूँ, यहाँ पास्ट में है मैं स्कूल गया, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में गया। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी इंग्लिश कैसे करनी है। अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमला है, उसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें आएंगी। इसमें भी पास्ट इंडेफिनेट में भी सादा जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और फॉर्म सेकंड होती है। पास्ट इंडेफिनेट याद रखिए एक ऐसा टेंस है जिसके सादा जुमले में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती हो, वाहद ये एक टेंस ऐसा है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ गई है। पीछे हमने पढ़ा था प्रेजेंट, उसमें सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई थी नो हेल्पिंग वर्ब। बस इन दोनों में एक प्रेजेंट इंडेफिनेट का सादा जुमला और एक पास्ट इंडेफिनेट का सादा जुमला, इन दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे ठीक है, अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट आया आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है जाना की गो, वेंट है सेकंड फॉर्म इसकी, आई वेंट टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, वेंट सेकंड फॉर्म और टू स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब हमने जुमले को नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो होगा डिड। प्रेजेंट में तो 2 आए थे डू और डज, लेकिन पास्ट में सिर्फ एक ही है डिड। तमाम के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ यही आएगा। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ आपने डिफरेंस नोट किया है कि जब जुमला सादा था सेकंड फॉर्म थी और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। अब जब जुमला नेगेटिव हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, अब फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में भी सेम यही होगा, डिड जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आई सब्जेक्ट, उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस जिसमें कि
सादा जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि डिड है, और जब डिड आएगा फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। याद रखिए आपने डिड के बाद सेकंड फॉर्म हरगिज़ यूज़ नहीं करनी और ना ही कोई थर्ड फॉर्म वगैरह यूज़ करनी है, जस्ट आपने डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर यानी कि आने वाला ज़माना। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि आने वाले ज़माने में मुस्तकबिल में काम होगा तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आता है गा, गी, गे वगैरह। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा यानी कि आने वाले ज़माने में जाऊंगा। जब हमने प्रेजेंट में पढ़ा था मैं स्कूल जाता हूँ यानी मौजूदा ज़माने में जाता हूँ। पास्ट में हमने पढ़ा मैं स्कूल गया यानी गुजरे हुए ज़माने में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है मैं स्कूल जाऊंगा यानी कि मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में। इसकी फॉर्मेशन बनावट क्या है कि जुमले को हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप देखिए जो सादा जुमला है उसमें सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब विल और शेल आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि विल है और शेल है। आई और वी के साथ विल आएगा, बाकी तमाम जो हैं उनके साथ शेल आएगा। इसमें सब्जेक्ट आए, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक चूज़ किया, विल सब्जेक्ट के मुताबिक, गो फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है नॉट लगा देंगे। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो लगाएंगे और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। सवालिया जुमला जब बनाएंगे विल शेल में से विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सब्जेक्ट आए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल आए गो टू स्कूल। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था जिसमें काम आने वाले ज़माने में वाक़या होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शेल। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं एंड पे हमने यहाँ पर लास्ट पे हमने तीनों टेंसेस के कॉलम्स बनाए हैं। एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक में पास्ट इंडेफिनिट है और एक में फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो पीछे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आई राइट मैं लिखता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट आई रोट मैंने लिखा, फ्यूचर इंडेफिनिट आई विल राइट मैं लिखूँगा। जब हमने आई राइट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाया तो आई डू नॉट राइट, पास्ट में बनाया तो आई डिड नॉट राइट, फ्यूचर में बनाया तो आई विल नॉट राइट। इसको जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव बनाया तो डू आई राइट, पास्ट इंडेफिनिट में इसको हमने क्वेश्चन बनाया तो डिड आई राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हमने इसको बनाया तो विल आई राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इंडेफिनिट यानी पहली कंडीशन जिसके साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट डिटेल के साथ समझा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे शेयर किया करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।